यार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में 50 सुबह की ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे है, एक बार फिर से ईरान ने दोस्तों इजराइल के 3 लोगों को उतारा मौत के घाट। इजराइल बौखलाया, बोले इजराइल ने कहा ईरान जो है हदें पार कर रहा है। और आखिरकार क्यों दोस्तों सीट शेयरिंग पर बन गई है बात। कांग्रेस ने 31 तारीख तक, मतलब इस तारीख को कन्फर्म कर दिया कहाँ कहाँ कैसे सीट शेयरिंग होंगी और क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव। आखिरकार फारूक अब्दुल्ला ने क्यों कह दिया कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, ईरान ने मार गिराए दोस्तों हमास के 3 सैनिक। इजराइल बौखला गया है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे, इजराइल की खुफिया एजेंसी के लिए जो काम करते थे दोस्तों, उन 3 लोगों को ढूंढ कर इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने कहा है कि ये तो शुरुआत है, इजराइल को अभी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। आपको बता दे चलें, ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो वो सिर्फ इसका अंजाम ही नहीं दोस्तों, बल्कि वो पूरी तरीके से तबाह कर देगा इजराइल को। जाहिर सी बात है ईरान फिर से एक बार भड़क गया, क्योंकि अब तक तो हमास के तेवर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब दोस्तों ईरान ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिए, खास करके जब से उसका एक कमांडर मारा गया है। आपको बता दे चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रोड शो करने गए थे या फिर रामलल्ला का उद्घाटन करने गए थे मंदिर का। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रोड ऐसा सजाया गया है, ऐसे करोड़ों रुपए पानी की तरह बर्बाद किए जा रहे हैं दोस्तों कि क्या कहा जाए। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई गरीबी है, लेकिन रोड शो पर करोड़ों रुपए दोस्तों बर्बाद किए जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ एक ही राजनीति जानती है और वो है दोस्तों हिंदू मुसलमान की। बीजेपी जानबूझकर ऐसा माहौल बनाती है जिससे कि दोस्तों ये सब कुछ हो। और ये कांग्रेस ने ऑफिशियल कहा है कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ राम का यूज़ कर रही है दोस्तों अपनी राजनीति के लिए। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को घेरा। संजय रावत बोले बस अब रामलल्ला को कैंडिडेट बनाना ही बाकी है, अगर बीजेपी का बस चले तो कह देंगे यहाँ से रामलल्ला खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि बीजेपी जमकर यूज़ कर रही है इन चीज़ों का। इसी को लेकर संजय रावत ने जमकर भड़ास निकाली। संजय रावत ने कहा कि हिंदुत्व को छोड़कर बीजेपी और कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रही है। और ख़ास कर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है, जो मंदिर का उद्घाटन है वगैरह वगैरह है, ये सब कुछ जो है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दिखावा है। आपको बता दें दोस्तों, हमास ने उड़ा दिया इजराइल के परखच्चे। हमास के आगे दोस्तों फिर से ध्वस्त हुए इजराइल के कई सैनिक। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, हमास ने इजराइल के कई सैनिकों को फिर से ढेर कर दिया। बताया जा रहा है 5 से 6 सैनिक घायल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ 8 से 10 सैनिकों को दोस्तों मार गिराया। दरअसल आपको बता दें चले, हमास ने एक और बड़ा हमला कर दिया है इजराइल के ऊपर। जहाँ एक तरफ इजराइल जो है दोस्तों वो नई नई रणनीति बना रहा है, तो हमास अपने नए हमलों के साथ उतरता है गोरिल्ला स्टाइल में। आपको बता दें चले, हमास ने यह हमला किया और गोरिल्ला स्टाइल में पूरी तरीके से सैनिकों की बैंड बज गई, ये साफ हो गए। सीधी सी बात यह है कि अगर गजा में लोग मारे जाएंगे तो इजराइल भी हमास भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा ही देगा। आपको बता दें चले दोस्तों, नीतीश कुमार के पार्टी संभालते से ही दोस्तों लिए गए कई बड़े फैसले। नीतीश कुमार ने बदल दिया 2024 का गेम। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार का खास करके वापस से पार्टी का अध्यक्ष बनना, ये कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी और ये कह सकते हैं इनको फ़ायदा पहुंचा है। दरअसल आपको बताते चले, नीतीश कुमार के ही दोस्तों अब सारे फैसले नीतीश कुमार ही लेंगे पार्टी के। जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में दोस्तों अब सारी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की ही होगी। नीतीश कुमार दोस्तों जानबूझकर उन्होंने ये सब कुछ फेरबदल किया। बताया जा रहा है कैंडिडेट को सिंबल जारी करने का अधिकार और पार्टी पर पूरा नियंत्रण नीतीश चाहते थे, इसीलिए लल्लन सिंह को इस पद से हटा दिया गया है। हालांकि हम आपको बताते चले, नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक 2024 में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार एक बार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल हमास के झगड़े में दोस्तों हो गया खेल। जी हाँ, हुतियों ने बना लिया 2 शिपों को अपना निशाना। दरअसल बताया जा रहा है इजराइल का समर्थन करने वाली 2 शिपों पर फिर से हुती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। आपको बताते चले, फिलहाल यमन के हुती विद्रोही एक के बाद एक भारी पड़ रहा है। यमन के हुती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से वो
किसी भी तरीके से इजराइल के साथ बिजनेस नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी हो। आपको बताते चलें इससे पहले भारत सरकार के एक जहाज़ को भी हमला कर दिया गया था। और अब ऐसे में दोस्तों अमेरिका और ख़ास करके इजराइल के साथ जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, हूती उन लोगों को अपना निशाना बना रहा है। हूती के इस कदम उठाने के बाद अमेरिका बहुत परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने तो अपनी फ़ौज भी लगा दी है जहाज़ों को कवर करने के लिए कि अगर कोई हूती विद्रोही हमले करते हैं तो वहाँ की जो आर्मी है दोस्तों अमेरिका की, वो इसको अलग रख सके। लेकिन एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि फ़िलहाल दोस्तों बदलाव में काफ़ी कुछ बदलता जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव से पहले ही जो है, आगामी चुनाव से पहले ही, लोकसभा के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। राहुल ने दोस्तों कर दी कई बड़ी फेरबदल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पहले तो राहुल गांधी ने कई जगहों से कई लोगों को बदला है। बताया जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नई रणनीति सामने आई है। आपको बताते चलें, अगर कांग्रेस का वोट शेयर देखा जाए और वोट बैंक देखा जाए तो कांग्रेस का एक भी परसेंटेज वोट कम नहीं हुआ। मतलब मोदी सरकार को जो थोड़े 2% ज़्यादा मिले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वो उन्हीं के बलबूते पर जीती। और अगर कांग्रेस का वोट देखा जाए तो बीजेपी के पास एक भी वोट नहीं गया, मतलब कांग्रेस का वोट बीजेपी नहीं काट पाई। सबसे बड़ी बात यह कि 2% के हिसाब से, मतलब सिर्फ 2% के हिसाब से बीजेपी जीत गई छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यही कारण है जो बीजेपी में भारी टेंशन है, क्योंकि बीजेपी एक चीज़ अच्छे से जानती है कि वो जीत भले ही गई है, लेकिन दोस्तों बहुत कम मार्जिन से जीती है। और ऐसे में कांग्रेस इस वजह से पावरफुल है दोस्तों कि कांग्रेस को पता है कि वो कहीं पर कमज़ोर नहीं पड़ी। ये बात सच है कि कांग्रेस दोस्तों सत्ता हासिल करने में पीछे रह गई छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश की हार एक बड़ी हार है, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर इतना प्रतिशत था, क्योंकि वहाँ पर तो बीजेपी ने बहुत ज़्यादा सीटें पाई। और इसका सीधा सा जो एक मुझे रीज़न दिखा, मुझे वो कमलनाथ ही दिखे, चाहे कोई कुछ भी कह ले। कमलनाथ की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है। शिवराज सिंह चौहान ने आपने देखा कैसे लोगों को रिझाया, बार बार जो है उनकी योजनाओं की बात करी, दूसरी चीज़ों की बात की रही। लेकिन कमलनाथ का एक एटीट्यूड है दोस्तों, वो अपने कार्यकर्ताओं से सही से बात नहीं करते। इस चीज़ को मैंने कई बार देखा है, ख़ास करके जब टिकट बंटवारे की बात आई थी तो अंदर की बात निकल कर सामने आई कि कमलनाथ बार बार अपने कैंडिडेट से कह रहे थे कि मुझसे बात मत करो, दिग्विजय सिंह से बात करो टिकट की। तो अब आप समझिए ये बिहेवियर होगा तो पार्टी में कैसे एकता होगी। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार फिर से जो है यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। फारूक अब्दुल्ला ने कह दी बड़ी बात दोस्तों। फारूक अब्दुल्ला बोले कि फ़िलहाल जय श्री राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है या सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, जय श्री राम पूरे देश के हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जय श्री राम जो थे वो चाहते थे कि देश में सब लोग एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि जय श्री राम ने कभी नहीं कहा कि कहीं पर हिंसा करो या किसी और धर्म के लोगों को मारो। उन्होंने कहा कि जय श्री राम ने हमेशा यही कहा कि सबको मिलकर भाईचारे से रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अगर कोई गिर जाता था तो वो उसको उठाते थे। जय श्री राम का सिर्फ एक ही मकसद था, देश में प्यार फैलाना। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम किसी भी धर्म की बात करें, आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, ये नहीं कहा जाएगा कि आप लोग लड़ाई झगड़ा करो या फिर एक दूसरे के धर्म पर उंगली उठा दो। ये तो एक गलत चीज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में प्यार मोहब्बत बड़ी चीज़ है। और दोस्तों जय श्री राम का जो नारा है वो बहुत पावन नारा माना जाता है, लेकिन आजकल इस नारे का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये आप सब जान रहे हैं। कोई किसी को मार रहा है तो जय श्री राम के नारे लग जाते हैं, किसी को कोई गाली दे रहा है तो जय श्री राम के नारे लग जाते हैं। मोदी जी वहाँ पर आ जाते हैं विधानसभा में तो जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। ये तो एक तरीके से आप जो है हिंदुत्व का यूज़ कर कर अपनी पार्टी को आगे ले जा रहा हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास और इजराइल की जंग के बीच में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले दोस्तों ईरान से लगातार मिल रही है हमास को बड़ी सहायता। दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ईरान हमास की लगातार मदद कर रहा है हथियारों से और दोस्तों फाइनेंशियल भी। आपको बताते चले हमास की कई लोग मदद कर रहे हैं, चीन का नाम भी सामने आ रहा है, रूस का नाम भी सामने आ रहा है। अब जो है दोस्तों हमास का नाम और ख़ास कर सामने आया ईरान का। ईरान तो खैर पहले से ही बताया जा रहा है शुरुआती दिन से मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान की मदद बहुत मायने रख रही है दोस्तों, और वो कोई और नहीं है बल्कि दोस्तों हम सब ने बात करी भी थी इस पर कि फ़िलहाल अरब देश भले ही पीछे हट गए, लेकिन तुर्की सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है। और इस वक्त ये देखने को भी लगा है, क्योंकि तुर्की ने ये तक ऐलान किया है कि वो ये युद्ध ख़त्म होने के बाद गज़ा को फिर से वैसा ही बनाएगा जैसा गज़ा था।
तो इसका मतलब साफ है कि फ़िलहाल एक बार ये जैसे ही जंग रुकेगी तो वापस से वो गज़ा ऐसा ही लगेगा जैसा वो दिखता था। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोले इंडिया गठबंधन में कोई मतभेद नहीं, सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा, हमने तो ये तक कहा था पार्टी से कि अगर वो लोग हमें नहीं बनाना चाहते कैंडिडेट, मतलब पार्टी का संयोजक, तो वो ना बनाए। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता का या फिर कोई किसी पद का कोई लालच नहीं है, हमने तो सिर्फ इंडिया गठबंधन को जोड़ा है। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम पद का उम्मीदवार कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले चुनाव जीतेंगे, उसके बाद ही ये सब कुछ तय करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ये बात बार बार निकल कर सामने आती है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का कौन होगा पीएम का चेहरा। हालांकि साफ दिखाई दे रहा है कि पीएम के चेहरे पर राहुल गांधी ही होंगे, लेकिन कई लोग की राय ये थी, जैसे कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने अलग गुट बनाकर ये कहा था कि फिलहाल खड़गे जी को बनाया जाए कैंडिडेट पीएम का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने से पहले कैंडिडेट का अगर वो हो जाए अनाउंसमेंट तो अच्छा रहता है, क्योंकि इंसान को ये पता रहता है किसको वो वोट दे रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, अब बार बार बीजेपी ये उड़ाएगी, मुझे लगता है बीजेपी बार बार यही कहेगी कि इसका दूल्हा कौन है। इतने सारे कैंडिडेट हैं, बीजेपी अब लोगों में यही भ्रम फैला रही है कि ये लोग तो आपस में लड़ेंगे, इतने सारे लोग हैं। आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल ने फिर से बीजेपी की उधेड़ी बकिया। केजरीवाल बोले बीजेपी कुछ भी नहीं करने देती, हमें हर चीज़ पर रोक लगा देती है। इधर एलजी सर पर बैठे हैं, उधर राज्यपाल सर पर बैठे हैं दोस्तों पंजाब में। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी हर साल आपको बता दें अपनी झांकी निकालती है 26 जनवरी के दिन, यानी कि एक तरीके से परेड बोल सकते हैं, मिनी परेड। उसको निकालने नहीं दिया जा रहा है। पहले तो पंजाब के राज्यपाल ने मना कर दिया कि आप जो है यहाँ पर झांकी नहीं निकालोगे पंजाब में, और उसके बाद दोस्तों अब दिल्ली में भी वही किया जा रहा है। दिल्ली में भी केजरीवाल को जो यहाँ पर झांकी निकालने से मना कर दिया गया। सीधी सी बात यह है, केजरीवाल ने कहा बीजेपी चाहती है कि सब कुछ वही करे और वो लोगों की दोस्तों क्या बटोर ले, सारी की सारी वो बटोर ले प्रशंसा। आपको बताते चलें, दरअसल सीधी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री की चाल ये है कि 26 जनवरी को कहीं पर भी कोई कार्यक्रम ना हो, सिर्फ मैं ही मैं दिखाई दूँ लाल किले पर और मैं ही जो है सब कुछ करता हुआ नजर आऊँ। ये प्लानिंग रहती है ताकि गोदी मीडिया किसी और का कुछ चलाए ना। तो सीधी सी बात ये दोस्तों कि ये मामला अब बढ़ गया है क्योंकि केजरीवाल इस पर भड़क चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। ओवैसी बोले बीजेपी धर्म के बिना कुछ भी नहीं है, अगर उसका धर्म की राजनीति नहीं करेगी तो कोई वोट भी नहीं देगा। आपको बताते चले, ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हिंदुत्व पर लोगों को घेरना है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के बल पर ही चुनाव लड़ती है और उसकी यही मंशा है दोस्तों कि वो इसी पर चुनाव लड़ती रहेगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि इस चीज़ को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इस मामले पर तो मुझे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी के कई नेता हैं जो इस चीज़ पर एग्री कर जाएंगे कि हाँ हम हिंदुत्व की ही राजनीति करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी बार बार भाईचारे की बात करती है, दूसरी तरफ वो मुसलमानों को टारगेट भी करती है। एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी आकर बोल जाते हैं कुछ भी भाईचारे की बात, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जहर उगलने का काम करते हैं। तो इस बात को तो साबित हो चुकी है कि फिलहाल आने वाले लोकसभा चुनाव भी इन्हीं मुद्दे पर लड़े जाएंगे, राम मंदिर पर लड़ा जाएगा और भी जो चीज़ें हैं उन पर बीजेपी लड़ेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फाइनली जो है यहाँ पर हमास इजराइल की जंग में के बीच में दोस्तों युद्ध विराम लग सकता है। अरब देशों ने डाला दबाव। दरअसल आपको बताते चले, एक तरफ तो इजराइल हारता चला जा रहा है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है अरब देश एक तरीके से दबाव डालने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको बताते चले तेल की विक्रेता पर रोकने की मांग की गई थी, हालांकि वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि अरब देशों ने दोस्तों कोई कड़ा कदम फिलहाल तो नहीं उठाया था। हालांकि ये बात अलग है कि उनके साथ बिजनेस बंद किए गए हैं, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है उनके साथ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो सब लोग घिरे हुए हैं। आपको बताते चले ये एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा था और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिल सकता है दोस्तों कि युद्ध विराम लग जाए, क्योंकि इजराइल के हालात कोई काफ़ी अच्छे नहीं है। इजराइल के हालात दोस्तों बिगड़ चुके हैं और अगर वो मध्यस्थता पर मान जाता है दोस्तों तो फिलहाल ये चीज़ ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में इससे एक बड़ा फ़ायदा दोनों ही देशों को होगा। आपको बताते चले दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और डीके शिव कुमार की मुलाकात के बाद दोस्तों सियासी घमासान अब जो आंध्र प्रदेश में सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने की प्लानिंग में जुट गए हैं डीके शिव कुमार दोस्तों और चंद्रबाबू नायडू। आपको बताते चले कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक हासिल कर लिया,
कांग्रेस ने जो है दोस्तों तमिलनाडु तेलंगाना भी हासिल कर लिया। अब अगली नज़र आंध्र प्रदेश पर है कांग्रेस की। डीके शिव कुमार की मुलाकात से पहले आपको बताते चलें, कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम है उनसे मुलाकात की थी। आपको बताते चलें अब ये सियासी घमासान तेज़ हो गया, क्योंकि माना तो यही जा रहा है कि अब डीके शिव कुमार मिलकर आंध्र प्रदेश में खेला करेंगे। और ख़ास करके दोस्तों क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का इस वक्त सीएम है वो कोई और नहीं दोस्तों बल्कि मोदी भक्ति में लीन है, क्यों हर बिल को वो समर्थन कर देता है। और यही कारण है जो वहाँ की सरकार एक तरीके से गिराने की फिराक, मतलब हराने की फिराक में जुट गए हैं डीके शिव कुमार, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश दोस्तों आजमगढ़ से लड़ सकते हैं चुनाव। दरअसल बताया जा रहा है अखिलेश यादव ने 80 का जो नारा दिया है उसकी शुरुआत वो दोस्तों आजमगढ़ से ही करेंगे। माना जा रहा है अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से लड़ सकते हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए जुट गए हैं और ख़ास कर उन्होंने 80 जीतों का जो नारा दिया है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई भी नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले समय में आपको बताते चले उत्तर प्रदेश से लेकर तो कई ऐसी जगह, बस एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा है दोस्तों जहां पर बीजेपी कब्जा जमाए बैठी है ताकत के साथ। लेकिन बाकी देशों में, अगर बाकी राज्यों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस हर जगह मजबूत है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ज़्यादा मजबूत है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अब की बार सीट शेयरिंग भी इसी के हिसाब से होगी। लेकिन आपको बताते चले लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को पानी पिलाने के लिए विपक्ष तैयार हो चुका है। उसने बताया जा रहा है कि ऐसा रणनीति बनाई है सीट शेयरिंग को लेकर दोस्तों जिस पर कहीं भी कोई पेच अड़ेगा नहीं। और बाई चांस अगर पेच अड़ता भी है तो बैठकर बात की जाएगी जो है यहाँ पर सहयोगियों के साथ, और उसका समाधान भी निकाला जाएगा। क्योंकि हमने सुना है दोस्तों इससे पहले भी एक बार गठबंधन हुआ था, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मामला अड़ गया था। फिर वो गठबंधन अपने अंतिम दौर पर नहीं पहुंच पाया था। लेकिन दोस्तों 2024 का चुनाव आर या पार की लड़ाई होने वाला है, तो देखना ये है ये ऊंट किस करमट बैठेगा। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर क्या जाएंगी सोनिया गांधी राम मंदिर के उद्घाटन में, या फिर कांग्रेस कर देगी बायकॉट। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले सोनिया गांधी को राम मंदिर की तरफ से न्योता आया है कि सोनिया गांधी इसमें आकर शामिल हो। आपको बताते चले हालांकि कांग्रेस जो है वो बार बार ये सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया, वो नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर दो सवाल उठते हैं, अगर कांग्रेस नहीं जाएगी दोस्तों तो बीजेपी को फिर से एक बार बहाना मिल ही जाएगा ये कहने का कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं। और अगर कांग्रेस जाती है दोस्तों तो बीजेपी को ये बहाना मिल जाएगा कि देखो हमने मंदिर बना दिया तो आ गए, वरना ये लोग मंदिर नहीं बनवा रहे थे। जबकि दोस्तों ना बीजेपी ने इसमें कोई पैसा दिया है, ना बीजेपी ने दोस्तों कोई योगदान दिया है। ये मंदिर जनता की वजह से बना है, क्योंकि जनता ने मंदिर के लिए चंदा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि लोग यही मानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ था, जो रंजन गोगोई ने फैसला सुनाया, ये मोदी सरकार के कहने पर सुनाया है, यानी कि वहाँ पर थी मस्जिद थी लेकिन ये फैसला सुनाया गया। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होता है। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये सच है या गलत है दोस्तों, लोगों के कई तरीके की ज़बान होती है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उस पर ज़रूर बात कर सकते हैं कि हाँ अगर कांग्रेस जाएगी तब भी बीजेपी घेरेगी, नहीं ये जाएगी तो फिर एक बड़ा एजेंडे पर घेरेगी। आपको बताता चलूँ दोस्तों फिलहाल जो यहाँ पर हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हूतियों का बड़ा ऐलान। हूतियों ने कहा कि एक एक शिप को उड़ा देंगे अगर किसी ने भी इजराइल के साथ अभी भी बिजनेस करने की कोशिश की तो। आपको बता दें चले फिलहाल हूती विद्रोहियों ने, यमन के हूतियों ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने किसी भी तरीके से इजराइल के साथ बिजनेस किया तमाम देशों में से किसी ने भी, तो फिर वो हमारे कहर को बरपेंगे। सीधी सी बात ये दोस्तों कहर बनकर बरसेगा जो है यहाँ पर हूती, अगर हूतियों की बात नहीं सुनी तो। क्योंकि अब लेकिन इससे आपको बता दें कई देशों पर गरीबी की मार पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमले हो रहे हैं ख़ास करके समंदर में, भारत का 60% माना जाता है जो बिज़नेस है वो समंदर के ज़रिए ही आता है दोस्तों। चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर जो भी चीज़ों की हम वहाँ से बाहर देशों से ख़रीदी करते हैं, शिपों के ज़रिए ही वो जो है दोस्तों मुंबई तक आता है। ऐसे में अगर ये सब कुछ दोस्तों निपटता नहीं है तो मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि गरीबी की चपेट में, ख़ास करके महंगाई की चपेट में कई देश आ जाएंगे, इंक्लूडिंग दोस्तों अमेरिका भी इसमें जो है शामिल है। ये पहले भी कहा गया था और अब फिर कहा जा रहा है एक बार, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए